घमंडी बहू को सबक। बहुत समय पहले की बात है। जमालपुर नामक गांव में सुधा नाम की एक औरत अपने बेटे विशाल के साथ रहती है। कुछ दिन के बाद वह अपने बेटे विशाल की शादी एक श्वेता नाम की लड़की से कर देती है। श्वेता दिखने में बहुत खूबसूरत है, मगर वह बहुत घमंडी और झगड़ालू स्वभाव की है। जब श्वेता शादी करके अपने ससुराल आती है तो वह वहाँ भी अपना घमंडी और झगड़ालू स्वभाव नहीं छोड़ती। फिर श्वेता अपने ससुराल में आने के बाद सुबह देर से उठती, तब तक उसकी सास सुधा घर का सारा नाश्ता अपने हाथों से बनाकर तैयार रखती थी। एक दिन सुबह देर से उठने के बाद श्वेता अपनी सास के पास आती है। माँ जी, कुछ नाश्ता बना है क्या खाने के लिए? हाँ बेटा, नाश्ता तो बन गया है, मगर अभी तुमने तो नहाया नहीं है। जाओ पहले नहा लो, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। सुधा की बातें सुनकर श्वेता गुस्सा हो जाती है। मैं अपने घर पर भी बिना नहाए ही नाश्ता करती थी और यहाँ भी मैं बिना नहाए ही नाश्ता करूँगी। इतना कहकर श्वेता रसोई में जाकर नाश्ता लेकर करने लगती है। फिर सुधा श्वेता के पास जाती है। श्वेता, विशाल जब सोकर उठ जाएगा तो उसे भी नाश्ता दे देना। मैं जरा बाजार से सामान लेने जा रही हूँ। विशाल को नाश्ता मैं क्यों दूं? वह उठेगा तो खुद आकर अपने हाथ से नाश्ता लेकर खा लेगा। मुझे किसी के पीछे पीछे चलने की आदत नहीं है। श्वेता की इस तरह की बेरुखी बातें सुनकर सुधा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर का सारा काम करना, खाना से लेकर झाड़ू पोछा बर्तन सब सुधा अकेले ही करती है। श्वेता किसी भी काम में अपनी सास सुधा का हाथ नहीं बटाती, मगर सुधा श्वेता को कभी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अकेले ही घर का सारा काम करती है। एक दिन अचानक सुधा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जब विशाल सुबह सोकर उठता है तो वह अपनी माँ के पास जाता है और देखता है कि सुधा को बहुत तेज बुखार है। माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ बेटा, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। रुको माँ, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। फिर विशाल कुछ देर में दवा लेकर आ जाता है। ये लो माँ, दवा, इसे नाश्ता करके खा लेना। इसको खाने के बाद तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। फिर विशाल श्वेता के पास जाता है। श्वेता, तुम माँ के लिए जल्दी से कुछ नाश्ता बना दो। माँ को दवा खानी है। अभी आप जाओ यहाँ से, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। मुझे अभी थोड़ा और सोना है। श्वेता, अगर तुम नाश्ता नहीं बनाओगी तो माँ दवा कैसे खाएगी? क्योंकि दवा को खाली पेट नहीं खाना है। अगर माँ ने दवा नहीं खाई तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तुम्हारी माँ की तबीयत सही हो या खराब, मुझे उससे क्या लेना देना। मैंने बोला ना यहाँ से जाओ। फिर श्वेता की बातें सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना गुस्सा रोक नहीं पाता। श्वेता को खींचकर एक तमाचा लगाता है। तमाचा खाते ही श्वेता जोर जोर से रोने लगती है। फिर वह गुस्से से अपने कपड़े का बैग लेती है और तुरंत विशाल के घर को छोड़कर अपने मायके के लिए निकल जाती है। जब श्वेता अपने मायके पहुंचती है तो उसकी माँ शीतल अचानक उसको देखकर अचंभे में पड़ जाती है। अरे बेटा, तुम अकेले क्यों आई हो? दामाद जी नहीं आए तुम्हें पहुंचाने के लिए? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। विशाल तो रोज सुबह ही दफ्तर के लिए निकल जाते हैं, इसके लिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। अब मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। श्वेता की बातें सुनकर शीतल बहुत खुश होती है। अगले दिन जब श्वेता सुबह सोकर उठती है तो वह अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी, कुछ नाश्ता है क्या खाने के लिए? बहुत भूख लग रही है। श्वेता की भाभी का नाम रूपा है। हाँ, नाश्ता तो मैंने बनाया था, मगर वह मैंने और तुम्हारे भैया ने खा लिया। अब तो नाश्ता खत्म हो गया। अगर आपको नाश्ता खाना है तो आप जाकर बना लीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत काम है। इतना कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। तभी श्वेता की माँ भी बाजार से सब्जी लाने के लिए गई होती है। फिर श्वेता खुद ही रसोई घर में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाती है। श्वेता नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। जब वहाँ जाती है तो देखती है कि उसकी माँ के गीले कपड़े बाथरूम में पड़े रहते हैं। श्वेता को लगता है कि माँ जल्दी में सब्जी लेने निकल गई और अपना कपड़ा भी नहीं धो पाई। कोई बात नहीं, मैं अपना और अपनी माँ का कपड़ा धो देती हूँ। श्वेता अपने और अपनी माँ के कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल देती है।
कुछ देर के बाद श्वेता की माँ सब्जी लेकर वापस घर आ जाती है। फिर शीतल जल्दी जल्दी से रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद श्वेता की माँ शीतल रसोई घर में ढेर सारे बर्तन धोने के लिए रख देती है। उसे भी वह जल्दी जल्दी धोकर हटा देती है। इधर श्वेता खाना खाने के बाद टीवी देखने के लिए बैठ जाती है। तभी उसे बाथरूम में कपड़े साफ करने की आवाज आती है। फिर श्वेता बाथरूम में चली जाती है। देखती है कि उसकी माँ शीतल ढेर सारे कपड़े लेकर धो रही है। अरे माँ, तुम इतने सारे कपड़े किसके धो रही हो? मैंने तो नहाते वक्त तुम्हारे कपड़े धो दिए थे। अरे बेटा, ये कपड़े तो विशाल और बहू के हैं। मैंने सोचा कि इन्हें भी धोकर हटा दूं। यह सुनते ही श्वेता गुस्से के मारे लाल हो जाती है। माँ, भाभी घर का कुछ काम नहीं करती तो क्या वे अपने कपड़े भी नहीं धो सकती? तुम उनके कपड़े क्यों धोती हो? आज से तुम भैया और भाभी के कपड़े नहीं धोगी, वे अपना काम खुद करेंगे। फिर श्वेता गुस्से में रूपा के पास जाती है। भाभी, आप घर का कुछ भी काम नहीं करती हो, कम से कम अपने और भाई के कपड़े तो धो लिया करो। माँ कितना काम करेगी, वह भी अभी बूढ़ी हो चली है। श्वेता की बातें सुनकर रूपा भी गुस्से में लाल हो जाती है। दीदी, आप तो मुझे ये सब सिखाइए ही मत। आप अपने ससुराल में क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, मुझे अच्छी तरीके से पता है। आपको क्या लगा कि आप नहीं बताएंगी तो हमें पता नहीं चलेगा? आपके पति ने आपके भाई विशाल से सारी बातें बता दी हैं। आप इसलिए पहले मुझे कुछ बोलने से पहले खुद को देख लीजिए कि आप कैसी हैं। रूपा की बातें सुनकर श्वेता पानी पानी हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वहाँ पर श्वेता का भाई विनोद आता है। रूपा दीदी तुमसे बड़ी है, तुम उनसे इस तरह से बातें नहीं कर सकती। अब से तुम माँ के साथ काम में हाथ नहीं बटाओगी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। विनोद की बातें सुनकर रूपा रोने लग जाती है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं घर के सारे काम करूंगी। फिर उस दिन के बाद से रूपा घर के सारे काम अकेले ही करने लगती है। इधर श्वेता को भी अपनी गलती का एहसास होता है। आज जो भी भाभी ने बोला वह सब सही बोला। मैंने अपने पति और उनकी माँ को बहुत बेगाना समझा, उनके साथ गलत व्यवहार किया, इसीलिए मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब से मैं अपनी सास को अपनी माँ के जैसा समझूंगी और उनकी सारी बातें मानूंगी। फिर श्वेता अपने ससुराल चली जाती है। जब श्वेता अपने ससुराल जाती है तो विशाल और अपने सास के पैरों में गिरकर रोने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मगर अब से मैं आपको माँ के जैसा समझूंगी और घर के कामों में आपका हाथ बटाऊंगी। उस दिन के बाद से श्वेता अपने ससुराल में अच्छे से रहने लगती है, जिससे उसकी सास सुधा और विशाल बहुत खुश होते हैं और वे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिताने लगते हैं। जिद्दी सास। आनंदपुर नामक शहर में सुषमा और मोना नाम की सास बहू रहती थीं। सुषमा बहुत ही जिद्दी किस्म की सास थी। वह अपनी सारी बात सभी से मनवाकर ही मानती थी और जो उसकी बात नहीं मानता था वह उनसे लड़ाई कर लेती थी। सुषमा की बहू मोना अपनी सास के जिद्दी व्यवहार से तंग आ चुकी थी। एक दिन मोना किचन में खाना बना रही थी। तभी सुषमा वहां आई और मोना से बोली, बहू क्या बना रही हो? माँ जी, बैंगन की सब्जी बन रही है। क्या? बैंगन की सब्जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज ये नहीं बनेगा, कुछ और बनाओ। अब कुछ और क्या बनाऊं? यही खा लेंगे आज। अच्छा, तो अब तू मेरे सामने अपनी जिद दिखा रही है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कह दिया कुछ और बनेगा मतलब कुछ और बनेगा। हाँ तो बोलिए, कुछ और में क्या? आलू की सब्जी बना दे, आज सभी वही खाएंगे। यह बैगन की सब्जी तू ही खा। इतना कहकर सुषमा मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गई। वह अपनी बात मनवाना चाह रही थी, लेकिन मैं उसके मन का नहीं होने दे सकती। इसी तरह सुषमा हर जगह अपनी जिद चलाती। सुषमा का बेटा अमन भी यह सब देखकर परेशान हो चुका था। मोना उसे हर रोज सुषमा की हरकतों के बारे में बताती थी। बहू सुन लो, आज ही बाजार जाकर घर का सारा सामान लेकर आ जाओ, सभी सामान खत्म हो चुका है। नहीं माँ जी, आज मुझे जरा समय नहीं है, मैं कल चली जाऊंगी, या आप चाहो तो आप चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज ही बाजार जाओ, बाकी काम बाद में होगा। माँ जी, आप अपना जिद्दी व्यवहार छोड़ दीजिए, इससे किसी को कोई फायदा नहीं। मैं आज नहीं जाने वाली।
ठीक है, तुझे नहीं जाना बाजार तो तू एक काम कर, अपना सामान बांध ले और सीधा अपने मायके चली जा। कोई जरूरत नहीं है तुझे वापस आने की। इतनी छोटी सी बात पर आप ऐसी बात कैसे कह रही हैं? अभी तो मैं जा रही हूँ बाजार सामान लेने, लेकिन आप देख लेना, इस व्यवहार की वजह से आपको बहुत नुकसान होगा। हाँ हाँ, चल जल्दी बाजार जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मोना बाजार से सामान लेकर आती है। सुषमा उससे सामान का हिसाब मांगती है। मोना हिसाब दिखा रही होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रुक जाओ, आ रही हूँ। मोना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ एक सेल्समैन खड़ा है। माँ जी, एक सेल्समैन आया है, क्या करूँ, बुला लूँ क्या? बुला ले, देख लेते हैं क्या लाया है। सेल्समैन किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें दिखाने लगता है। कोई काम का नहीं है, ये सब ले जाओ। रुक जाइए माँ जी, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। थोड़ी देर के बाद, यह देखिए माँ जी, यह बर्तन कितना अच्छा है, इसे ले लेते हैं। नहीं, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। तू देख, यह कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, यह अच्छा नहीं लग रहा। जो सामान मोना को पसंद आ रहा था, वह सामान सुषमा नापसंद कर देती थी। सब्जी को बारीकी से काटने वाली एक मशीन थी, वह मोना को पसंद आ जाती है। माँ जी, यह ले लेते हैं, इससे बहुत मदद मिलेगी। मुझे तो यह मसाज करने वाला मशीन अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। बताओ भाई, कितनी कीमत है इसकी? इसे रहने दीजिए भैया, सब्जी काटने वाली मशीन का दाम बताइए, हम वही ले लेते हैं। माँ जी, वह मशीन खामखा महंगा होगा, हमारी किसी काम का नहीं है, यह लेंगे तो बहुत काम आएगा। जी मैडम, ये बहुत काम की चीज है, इसकी कीमत 2000 है, ले लीजिए। मोना पैसे लाकर दे देती है और मशीन ले लेती है। सेल्समैन घर से बाहर चला जाता है। अब सुषमा यह देखकर गुस्से में आ जाती है कि उसकी जिद पूरी नहीं हुई। वह सेल्समैन के पीछे जाती है। रुको भाई रुको। जी मैडम, बोलिए। यह मसाज करने वाली मशीन कितने की है? सेल्समैन समझ जाता है कि यही सही मौका है, यह कस्टमर जरूर फंसेगी। मैडम, माफ कीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। सुषमा अभी सिर्फ अपनी जिद पूरा करने की सोच रही थी। बोलो कितने का है? मैडम, ये 10,000 का है। बस तुम यही रुको, मैं पैसे निकाल कर लाती हूँ, मुझे यही चाहिए। सुषमा पैसे निकाल कर लाई और सेल्समैन को देते हुए बोली, ये मुझे चाहिए, पैसे लो और यह मशीन मुझे दे दो। जी मैडम, ये लीजिए, ये अब से आपकी हुई। सेल्समैन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। घर आकर सुषमा वह मशीन मोना को दिखाती है। देख, तू नहीं चाह रही थी ना कि मैं इसे खरीदूं, लेकिन मैंने इसे खरीद लिया। माँ जी, आप भी ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। शाम में जब अमन काम से वापस आया, तब सुषमा खुशी खुशी अमन को वह मशीन दिखा रही थी और बहू की बुराई कर रही थी। अच्छा ठीक है माँ, पहले ये बताओ कि ये आपने कितने में लिया? यह इतना अच्छा है इसीलिए थोड़ा महंगा है। हाँ, पर कितने में आपने इसे लिया? 10,000 रुपए में। हे भगवान, 9,000 का चूना लग गया। ये क्या कर दिया आपने? क्या हुआ बेटा? माँ, ये मशीन कल ही मेरे दोस्त ने ली थी, 1,000 में उसने इसे खरीदा था, लेकिन ये आपने क्या कर दिया? यह सुनकर सुषमा की सारी खुशी गम में बदल गई। वह आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या कर दिया मैंने? माँ, ये सिर्फ आपके जिद्दी स्वभाव की वजह से हुआ है। हाँ बेटा, अब मुझे एहसास हो रहा है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी। सुषमा मोना से भी माफी मांगती है और इस घटना के बाद उसके अंदर बहुत बदलाव आता है। अब वह जिद्दी किस्म की नहीं थी।